बयान 12। वो दिन आ गया कि जब 12 बजे रात को बद्रीनाथ का सिर लेकर आफत खां महल में पहुंचे। आज शहर भर में खलबली मची हुई थी। शाम ही से महाराज जयसिंह खुद सब तरह का इंतजाम कर रहे थे। बड़े बड़े बहादुर और फुर्तीले जवान मर्द महल के अंदर इकट्ठा किए जा रहे थे। सभी में जोश फैलता जाता था। महाराज खुद हाथ में तलवार लिए इधर से उधर टहलते और लोगों की बहादुरी की तारीफ करके कहते थे कि सिवाय अपने जान पहचान के किसी गैर को किसी वक्त कहीं देखो गिरफ्तार कर लो। और बहादुर लोग आपस में डींग हाँक रहे थे कि यूं पकड़ूंगा, यूं काटूंगा। महल के बाहर पहरे का इंतजाम कम कर दिया गया, क्योंकि महाराज को पूरा भरोसा था कि महल में आते ही आफत खां को गिरफ्तार कर लेंगे, और जब बाहर पहरा कम रहेगा तो वो बखूबी महल में चला आएगा, नहीं तो 2-4 पहरे वालों को मारकर भाग जाएगा। महल के अंदर खूब रोशनी कर दी गई। तमाम महल दिन की तरह चमक रहा था। आधी रात बीतने ही वाली थी कि पूरब की छत से 6 आदमी धमाधम कूद कर धड़धड़ाते हुए उस भीड़ के बीच में आकर खड़े हो गए, जहां बहुत से बहादुर बैठे और खड़े थे। सबसे आगे वही आफत खां बद्रीनाथ का सिर हाथ में लटकाए हुए था। बयान 13। खोह वाले तिलिस्म के अंदर बाग में कुंवर वीरेंद्र सिंह और योगी जी में बातचीत होने लगी, जिसे वन कन्या और इनके अय्यार बखूबी सुन रहे थे। पहले ये कहिए कि चंद्रकांता जीती हैं या मर गई? योगी: राम राम, चंद्रकांता को कोई मार सकता है? वो बहुत अच्छी तरह से इस दुनिया में मौजूद है। क्या उसकी और मेरी फिर मुलाकात होगी? जरूर होगी। कब? योगी ने वन कन्या की तरफ इशारा किया। जब ये चाहेगी। इतना सुन कुमार वन कन्या की तरफ देखने लगे। इस वक्त उनकी अजीब हालत थी। बदन में घड़ी घड़ी कपकपी हो रही थी, घबराई सी नजर पड़ती थी। उसकी ऐसी गति देखकर एक दफा योगी ने अपनी कड़ी और तिरछी निगाह उस पर डाली, जिसे देखते ही वो संभल गई। कुंवर वीरेंद्र सिंह ने भी इसे अच्छी तरह से देखा और फिर कहा, अगर आपकी कृपा होगी तो मैं चंद्रकांता से अवश्य मिल सकूंगा। योगी ने वन कन्या की ओर हाथ दिखाकर कहा, नहीं, ये काम बिल्कुल इसी के हाथ में है, मगर ये मेरे हुक्म में है। अस्तु, आप क्यों घबराते हैं? और जो बातें आपको पूछनी हो पूछ लीजिए, फिर चंद्रकांता के मिलने की तरकीब भी बता दी जाएगी। अच्छा, ये बताइए कि ये वन कन्या कौन है? ये एक राजा की लड़की है। मुझ पर इसने बहुत उपकार किए। इसका क्या सबब है? इसका सबब यही है कि कुमारी चंद्रकांता में और इसमें बहुत प्रेम है। अगर ऐसा है तो ये मुझसे शादी क्यों करना चाहती है? तुम्हारे साथ शादी करने की इसको कोई जरूरत नहीं, और न ये तुमको चाहती है। केवल चंद्रकांता की जिद से लाचार है, क्योंकि उसको यही मंजूर है। योगी की आखिरी बात सुनकर कुमार मन में बहुत खुश हुए और फिर योगी से बोले, जब चंद्रकांता में और इसमें इतनी मोहब्बत है तो ये उसे मेरे सामने क्यों नहीं लाती? अभी उसका समय नहीं है। क्यों? जब राजा सुरेंद्र सिंह और जयसिंह को आप यहां लाएंगे, तब ये कुमारी चंद्रकांता को लाकर उनके हवाले कर देगी। अच्छा, तो मैं अभी यहां से जाता हूं। जहां तक होगा उन दोनों को लेकर बहुत जल्द आऊंगा। मगर पहले हमारी एक बात का जवाब तो दो। वो क्या? योगी ने फिर वन कन्या की तरफ इशारा किया। इस लड़की ने तुम्हारी बहुत मदद की है, और तुमने और तुम्हारे अय्यारों ने इसे देखा भी है।
इसका हाल और कौन कौन जानता है, और तुम्हारे अय्यारों के सिवाय इसे और किस किस ने देखा है? मेरे और फतेह सिंह के सिवाय इन्हें आज तक किसी ने नहीं देखा। आज ये अय्यार लोग उनको देख रहे हैं। वन कन्या ने तेज सिंह की तरफ बताकर ये कहा, एक दफा ये मुझसे मिल गए हैं, मगर शायद वो हाल इन्होंने आपसे ना कहा हो, क्योंकि मैंने कसम दी थी। ये सुनकर कुमार ने तेज सिंह की तरफ देखा। उन्होंने कहा, जी हाँ, ये उस वक्त की बात है जब आपने मुझसे कहा था कि आजकल तुम लोगों की अय्यारी में उल्ली लग गई है। तब मैंने कोशिश करके इनसे मुलाकात की और कहा कि अपना पूरा हाल मुझसे जब तक न कहेंगी मैं न मानूंगा और आपका पीछा न छोड़ूंगा। तब इन्होंने कहा कि एक दिन वो आएगा कि चंद्रकांता और मैं कुमार की कहलाएंगी, मगर इस वक्त तुम मेरा पीछा मत करो, नहीं तो तुम ही लोगों के काम का हर्ज होगा। तब मैंने कहा, अगर आप इस बात की कसम खाएं कि चंद्रकांता कुमार को मिलेंगी तो इस वक्त मैं यहां से चला जाऊं। तब इन्होंने कहा, तुम भी इस बात की कसम खाओ कि आज का हाल तब तक किसी से न कहोगे जब तक मेरा और कुमार का सामना न हो जाए। आखिर इस बात की कसम हम दोनों ने खाई। यही सबब है कि पूछने पर भी मैंने ये सब हाल किसी से नहीं कहा। आज इनका और आपका पूरी तरह से सामना हो गया है, इसीलिए कहता हूं। योगी कुमार से बोले, अच्छा, तो इस लड़की को सिवाय तुमने और अय्यारों ने और किसी ने नहीं देखा, मगर इसका हाल तो तुम्हारे लश्कर वाले जानते होंगे कि आजकल कोई नई औरत आई है जो कुमार की मदद कर रही है। नहीं, ये हाल भी किसी को मालूम नहीं, क्योंकि सिवाय अय्यारों के मैं और किसी से इनका हाल कहता ही ना था, और अय्यार लोग सिवाय अपनी मंडली के दूसरे को किसी बात का पता क्यों देने लगे। हाँ, इनके नकाब पोश सवारों को हमारे लश्कर वालों ने कई दफा देखा है, और इनका खत लेकर भी जब जब कोई हमारे पास गया तो हमारे लश्कर वालों ने देखकर शायद कुछ समझा हो। इसका कोई हर्ज नहीं। अच्छा, ये बताओ कि तुम्हारी जबानी राजा सुरेंद्र सिंह और जयसिंह ने भी कुछ इसका हाल सुना है? उतना तो नहीं सुना। हाँ, तेज सिंह के पिता जीत सिंह से मैंने सब हाल जरूर कह दिया था। शायद उन्होंने मेरे पिता से कहा हो तो। नहीं, जीत सिंह ये सब हाल तुम्हारे पिता से कभी न कहेंगे, मगर अब तुम इस बात का खूब ख्याल रखो कि वन कन्या ने जो जो काम तुम्हारे साथ किए हैं उनका हाल किसी को भी मालूम न हो। कुमार, मैं कभी ना कहूंगा, मगर आप ये तो बताएं कि इनका हाल किसी से न कहने में क्या फायदा सोचा है। अगर मैं किसी से कहूंगा तो इसमें इनकी तारीफ ही होगी। योगी, तुम लोगों के बीच में चाहे इसकी तारीफ हो, मगर जब ये हाल इसके माँ बाप सुनेंगे तो उन्हें कितना रंज होगा, क्योंकि एक बड़े घर की लड़की का पराये मर्द से मिलना और पत्र व्यवहार करना और ब्याह का संदेश देना कितने ऐब की बात है। हाँ, ये तो ठीक है। अच्छा, इनके माँ बाप कौन हैं और कहाँ रहते हैं? इसका हाल भी तुमको तब मालूम होगा जब राजा सुरेंद्र सिंह और महाराज जय सिंह यहाँ आएंगे और कुमारी चंद्रकांता उनके हवाले कर दी जाएंगी। तो आप मुझे हुक्म कीजिए कि मैं इसी वक्त उन लोगों को लाने के लिए यहाँ से चला जाऊं। यहाँ से जाने का भला ये कौन सा वक्त है? क्या शहर का मामला है? रात भर ठहर जाओ, सुबह को जाना। रात अब थोड़ी ही रह गई है, कुछ आराम कर लो। जैसी आपकी मर्जी। गर्मी बहुत थी, इस वजह से उसी मैदान में कुमार ने सोना पसंद किया। इन सभी के सोने का इंतजाम योगी जी के हुक्म से उसी वक्त कर दिया गया। इसके बाद योगी जी अपने कमरे की तरफ रवाना हुए और वनकन्या भी एक तरफ को चली गई। थोड़ी सी रात बाकी थी, वो भी उन लोगों को बातचीत करते करते बीत गई। अभी सूरज नहीं निकला था कि योगी जी अकेले फिर कुमार के पास आ मौजूद हुए और बोले, कुमार, मैं रात को एक बात कहना भूल गया, सो इस वक्त समझा देता हूं।
जब राजा जय सिंह इस खो में आने के लिए तैयार हो जाए, बल्कि तुम्हारे पिता और जय सिंह दोनों मिलकर इस खो के दरवाजे तक आ जाए, तब तुम पहले उन लोगों को बाहर छोड़कर ही अपने अय्यारों के साथ यहाँ आकर हमसे मिल जाना। उसके बाद उन लोगों को यहाँ लाना और इस वक्त स्नान पूजा से छुट्टी पाकर तब यहां से जाना। कुमार ने ऐसा ही किया, मगर योगी की आखिरी बात से इनको और भी ताज्जुब हुआ कि पहले हमें क्यों बुलाया। कुछ खाने का सामान हो गया। कुमार और उनके अय्यारों को खिला पिलाकर योगी ने विदा कर दिया। दोहरा कर बताने की जरूरत नहीं कि खो में घूमते फिरते कुंवर वीरेंद्र सिंह और उनके अय्यार जिस तरह इस बाग तक आए थे, उसी तरह इस बाग से दूसरे और दूसरे से तीसरे में होते सब लोग खो के बाहर हुए और एक घने पेड़ के नीचे सबों को बैठा देवी सिंह कुमार के लिए घोड़ा लाने नौगढ़ चले गए। थोड़ा दिन बाकी था जब देवी सिंह घोड़ा लेकर कुमार के पास पहुंचे, जिस पर सवार होकर कुंवर वीरेंद्र सिंह अपने अय्यारों के साथ नौगढ़ की तरफ रवाना हुए। नौगढ़ पहुंचकर अपने पिता से मुलाकात की और महल में जाकर अपनी माता से मिले। अपना कुल हाल किसी से नहीं कहा। हाँ, पन्ना लाल वगैरह की जबानी इतना हाल इनको मिला कि कोई जालिम खां इन लोगों का दुश्मन पैदा हुआ है, जिसने विजयगढ़ में कई खून किए हैं और वहां की रियाया उसके नाम से कांप रही है। पंडित बद्रीनाथ उसको गिरफ्तार करने गए हैं। उनके जाने के बाद ये भी खबर मिली है कि एक आफत खान नामी दूसरा शख्स पैदा हुआ है, जिसने इस बात का इश्तिहार दे दिया है कि फलाने रोज बद्रीनाथ का सिर लेकर महल में पहुंचूंगा, देखूं मुझे कौन गिरफ्तार करता है। इन सब खबरों को सुनकर कुंवर वीरेंद्र सिंह, तेज सिंह, देवी सिंह और ज्योतिषी जी बहुत घबराए और सोचने लगे कि जिस तरह हो विजयगढ़ पहुंचना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे वक्त में वहां पहुंचकर महाराज जयसिंह की मदद न करेंगे और उन शैतानों के हाथ से वहां की रियाया को न बचाएंगे तो कुमारी चंद्रकांता को हमेशा के लिए ताना मारने की जगह मिल जाएगी और हम उसके सामने मुंह दिखाने के लायक भी न रहेंगे। इसके बाद यह भी मालूम हुआ कि जीत सिंह 15 दिन की छुट्टी लेकर कहीं गए हैं। इस खबर ने तेज सिंह को परेशान कर दिया। वो इस सोच में पड़ गए कि उनके पिता कहां गए, क्योंकि उनकी बिरादरी का कहीं कुछ काम न था। जहां जाते तब इस बहाने से छुट्टी लेकर क्यों गए। तेज सिंह ने अपने घर में जाकर अपनी मां से पूछा, हमारे पिताजी कहां गए? जिसके जवाब में उस बेचारी ने कहा, बेटा, क्या यारों के घर की औरतें इस लायक होती हैं कि उनके मालिक अपना ठीक ठीक हाल उनसे कहा करें? इतना सुनकर तेज सिंह चुप हो गए। दूसरे दिन राजा सुरेंद्र सिंह के पूछने पर तेज सिंह ने इतना कहा, हम लोग कुमारी चंद्रकांता को खोजने के लिए खोह में गए थे। वहां एक योगी से मुलाकात हुई, जिसने कहा कि अगर महाराज सुरेंद्र सिंह और महाराज जयसिंह को लेकर यहां आओ तो मैं चंद्रकांता को बुलाकर उसके बाप के हवाले कर दूं। इसी सबब से हम लोग आपको और महाराज जयसिंह को लेने आए हैं। राजा सुरेंद्र सिंह ने खुश होकर कहा, हम तो अभी चलने को तैयार हैं, मगर महाराज जयसिंह तो ऐसी आफत में फंस गए हैं कि कुछ कह नहीं सकते। पंडित बद्रीनाथ यहां से गए हैं, देखें क्या होता है। तुमने तो वहां का हाल सुना ही होगा। तेज सिंह, मैं सब हाल सुन चुका हूं। हम लोगों को वहां पहुंचकर मदद करना मुनासिब है। सुरेंद्र सिंह, मैं खुद ये कहने को था, कुमार की क्या राय है? क्या वे जाएंगे? आप खुद जानते हैं कि कुमार काल से भी डरने वाले नहीं, तो फिर वो जालिम खां क्या चीज है? ठीक है, मगर किसी वीर पुरुष का मुकाबला करना हम लोगों का धर्म है और चोरों और डाकुओं और अय्यारों का मुकाबला करना तुम लोगों का काम है। क्या जाने वो छिपकर कहीं कुमार पर ही घात कर बैठे। महाराज, वीरों और बहादुरों से लड़ना कुमार का काम है सही, मगर दुष्ट चोर डाकू या किसी और की भी क्या मजाल है कि हम लोगों के रहते कुमार का बाल भी बांका कर जाए। सुरेंद्र सिंह, हम तो नाम के आगे जान कोई चीज नहीं समझते, मगर दुष्ट घातियों से बचे रहना भी धर्म है। सिवाय इसके कुमार के वहां गए बिना कोई हर्ज भी नहीं है। आज तो तुम लोग जाओ और महाराज जयसिंह की मदद करो। जब जालिम खां गिरफ्तार हो जाए तो महाराज को सब हाल कह सुनाकर यहां लेते आना।
फिर हम भी साथ होकर खो में चलेंगे। राजा सुरेंद्र सिंह की मर्जी कुमार को इस वक्त विजयगढ़ जाने देने की नहीं समझकर और राजा से बहुत जिद करना भी बुरा ख्याल करके तेज सिंह चुप ही रहे। अकेले ही विजयगढ़ जाने के लिए महाराज से हुक्म लिया और उनके खास हाथ की लिखी हुई खत का खलीता लेकर विजयगढ़ की तरफ रवाना हुए। कुछ दूर जाकर दोपहर की धूप घने जंगल के पेड़ों की झुरमुट में काटी और ठंडे हो रवाना हुए। विजयगढ़ पहुंचकर महल में आधी रात को ठीक उसी वक्त पहुंचे जब बहुत से जवां मर्दों की भीड़ बटुरी हुई थी और हर एक आदमी चौकन्ना होकर हर तरफ देख रहा था कि यकायक पूरब की छत से धमाधम 6 आदमी कूदकर बीचों बीच भीड़ में आ गए, जिनके आगे आगे बद्रीनाथ का सिर हाथ में लिए आफत खां था। तेज सिंह को अभी तक किसी ने नहीं देखा था। इस वक्त इन्होंने ललकार कर कहा, पकड़ो इन नालायकों को, अब देखते क्या हो। इतना कहकर अपना भी कमंद फैलाकर उन लोगों की तरफ फेंका। तब बहुत से आदमी टूट पड़े। उन लोगों के हाथ में जो गोले मौजूद थे जमीन पर पटकने लगे, मगर कुछ नहीं, वहां तो मामला ही ठंडा था। गोले क्या थे, धोखा था। कुछ करते धरते न बना और सबके सब गिरफ्तार हो गए। अब तेज सिंह को सभी ने देखा। आफत खां ने भी इनकी तरफ देखा और कहा, तेज मेमचे बद्री। इतना सुनते ही तेज सिंह ने आफत खां का हाथ पकड़कर इनको सभी से अलग कर दिया और हाथ पैर खोल गले से लगा लिया। सब शोरगुल मचाने लगे। अरे ये क्या करते हो? ये तो बड़ा भारी दुष्ट है। इसी ने तो बद्रीनाथ को मारा है। देखो, इसी के हाथ में बेचारे बद्रीनाथ का सिर है। तुम्हें क्या हो गया कि इसके साथ नेकी करते हो? पर तेज सिंह ने खुड़क कर कहा, चुप रहो, कुछ खबर भी है कि ये कौन है? बद्रीनाथ को मारना क्या खेल है? तेज सिंह की इज्जत सभी जानते थे। किसी की मजाल न थी कि उनकी बात काटता। आफत खां को उनके हवाले करना ही पड़ा, मगर बाकी 5 आदमियों को खूब मजबूती से बांधा। आफत खां का हाथ भी तेज सिंह ने छोड़ दिया और साथ साथ लिए हुए महाराज जय सिंह की तरफ चले। चारों तरफ धूम मची थी। जालिम खां और उसके साथियों के गिरफ्तार हो जाने पर भी लोग कांप रहे थे। महाराज भी दूर से सब तमाशा देख रहे थे। तेज सिंह को आफत खां के साथ अपनी तरफ आते देखकर घबरा गए। म्यान से तलवार खींच ली। तेज सिंह ने पुकार कर कहा, घबराइए नहीं महाराज, हम दोनों आपके दुश्मन नहीं हैं। ये जो हमारे साथ हैं और जिन्हें आप कुछ और समझे हुए हैं, वो वास्तव में पंडित बद्रीनाथ हैं। ये कहकर आफत खां की दाढ़ी हाथ से पकड़कर झटक दी, जिससे बद्रीनाथ कुछ पहचाने गए। अब महाराज जयसिंह का जी ठिकाने हुआ। पूछा, बद्रीनाथ उनके साथ क्यों थे? बद्रीनाथ, महाराज, अगर मैं उनका साथी न बनता तो उन लोगों को यहां लाकर गिरफ्तार कैसे करा था? मगर तुम्हारे हाथ में ये सिर किसका लटक रहा है? बद्रीनाथ, ये मोम का, बिल्कुल बनावटी। अब तो धूम मच गई कि जालिम खां को बद्रीनाथ अय्यार ने गिरफ्तार कराया। इनके चारों तरफ भीड़ लग गई। एक पर एक टूटा पड़ता था। बड़ी मुश्किल से बद्रीनाथ उस झुंड से अलग किए गए। जालिम खां वगैरह को भी मालूम हो गया कि आफत खां कृपानिधान बद्रीनाथ ही थे, जिन्होंने हम लोगों को बेढब धोखा देकर फंसाया। मगर इस वक्त क्या कर सकते थे? हाथ पैर सभी के बंधे थे, कुछ जोर नहीं चल सकता था। लाचार होकर बद्रीनाथ को गालियां देने लगे। सच है, जब आदमी की जान पर आ बनती है तब जो जी में आता है बकता है। बद्रीनाथ ने उनकी गालियों का कुछ भी ख्याल न किया, बल्कि उन लोगों की तरफ देखकर हंस दिया। इनके साथ बहुत से आदमी, बल्कि महाराज तक हंस पड़े। महाराज के हुक्म से सब आदमी महल के बाहर किए गए। सिर्फ थोड़े से मामूली उम्दा लोग रह गए और महल के अंदर ही कोठरी में हाथ पैर जकड़कर जालिम खां और उसके साथी बंद कर दिए गए। पानी मंगवाकर बद्रीनाथ का हाथ पैर धुलवाया गया। इसके बाद दीवान खाने में बैठकर बद्रीनाथ से सब खुलासा हाल जालिम खां के गिरफ्तार करने का पूछने लगे, जिसको सुनने के लिए तेज सिंह भी व्याकुल हो रहे थे। बद्रीनाथ ने कहा,
महाराज, इस दुष्ट जालिम खां से मिलने की पहली तरकीब मैंने ये की कि अपना नाम आफत खां रखकर इश्तिहार दिया और अपने मिलने का ठिकाना ऐसी बोली में लिखा कि सिवाय उसके या अय्यारों के किसी की समझ में ना आए। ये तो मैं जानता ही था कि यहाँ इस वक्त कोई अय्यार नहीं है जो मेरी इस लिखावट को समझेगा। महाराज, हाँ ठीक है, तुमने अपने मिलने का ठिकाना टेटी चोटी लिखा था, इसका क्या अर्थ है? बद्रीनाथ: महाराज, अय्यारी बोली में टेटी चोटी भयानक नाले को कहते हैं। इसके बाद बद्रीनाथ ने जालिम खां से मिलने का और गोले का तमाशा दिखला के धोखे का गेंद उन लोगों के हवाले कर भुलावा देकर महल में ले आने का पूरा पूरा हाल कहा, जिसको सुनकर महाराज बहुत ही खुश हुए और इनाम में बहुत सी जागीर बद्रीनाथ को देनी चाहिए, मगर उन्होंने उसको लेने से बिल्कुल इनकार किया और कहा कि बिना मालिक की आज्ञा के मैं आपसे कुछ नहीं ले सकता। उनकी तरफ से मैं जिस काम पर मुकर्रर किया गया था, जहां तक हो सका उसे पूरा कर दिया। इसी तरह के बहुत से उज्र बद्रीनाथ ने दिए, जिनको सुनकर महाराज और भी खुश हुए और इरादा कर लिया कि किसी और मौके पर बद्रीनाथ को बहुत खुश देंगे, जबकि वे लेने से इनकार न कर सकेंगे। बात ही बात में सवेरा हो गया। तेज सिंह और बद्रीनाथ महाराज से विदा हो दीवान हरदयाल के घर आए। बयान 14। सुबह को खुशी खुशी महाराज ने दरबार किया। तेज सिंह और बद्रीनाथ भी बड़ी इज्जत से बैठाए गए। महाराज के हुक्म से जालिम खां और उसके चारों साथी दरबार में लाए गए, जो हथकड़ी बेड़ी में जकड़े हुए थे। हुक्म पाकर तेज सिंह जालिम खां से पूछने लगे, क्यों जी, तुम्हारा नाम ठीक ठीक जालिम खां है या और कुछ? जालिम: इसका जवाब मैं पीछे दूंगा। पहले ये बताइए कि आप लोगों के यहाँ अय्यारों को मार डालने का कायदा है कि नहीं? तेज सिंह: हमारे क्या, यहाँ हिंदुस्तान भर में कोई भी धर्मनिष्ठ हिंदू राजा अय्यार को कभी जान से नहीं मारेगा। हाँ, वो अय्यार जो अपने कायदे के बाहर काम करेगा जरूर मारा जाएगा। तो क्या हम लोग मारे जाएंगे? ये खुशी महाराज की, मगर क्या तुम लोग अय्यार हो जो ऐसी बातें पूछते हो? जालिम: जी हाँ, हम लोग अय्यार हैं। राम राम, क्यों अय्यारी का नाम बदनाम करते हो? तुम पूरे डाकू हो, अय्यारी से तुम लोगों का क्या वास्ता? जालिम: हम लोग कई पुश्त से अय्यार होते आ रहे हैं, कुछ आज नए अय्यार नहीं बने। तुम्हारे बाप दादा शायद अय्यार हुए हों, मगर तुम लोग तो खासे दुष्ट डाकुओं में से हो। जालिम: जब आपने हमारा नाम डाकू ही रखा है तो बचने की क्या उम्मीद हो सकती है? तेज सिंह: जो हो, खैर ये बताओ कि तुम हो कौन? जालिम: जब मारे ही जाना है तो नाम बताकर बदनामी क्यों लें और अपना पूरा हाल भी किस लिए कहें? हाँ, इसका वादा करो कि जान से नहीं मारोगे तो कहे। तेज सिंह: यह वादा कभी नहीं हो सकता, और अपना ठीक ठीक हाल भी तुमको झक मार कर कहना होगा। कभी नहीं कहेंगे। फिर जूतों से तुम्हारे सिर की खूब खबर ली जाएगी, चाहे जो हो। बद्रीनाथ: वाह रे जूती खोर। जालिम बद्रीनाथ से: उस्ताद, तुमने बड़ा धोखा दिया, मानता हूं तुमको। बद्रीनाथ: तुम्हारे मानने से होता ही क्या है? आज नहीं तो कल तुम लोगों के सिर धड़ से अलग दिखाई देंगे। जालिम: अफसोस, कुछ करने न पाए। तेज सिंह ने सोचा कि इस बकवास से कोई मतलब न निकलेगा। 1000 सिर पटकेंगे पर जालिम खां अपना ठीक ठीक हाल कभी नहीं कहेगा। इससे बेहतर है कि कोई और तरकीब की जाए। अस्तु कुछ सोचकर महाराज से अर्ज किया, इन लोगों को कैद खाने में भेजा जाए, फिर जैसा होगा देखा जाएगा, और इनमें से वो एक आदमी इसी जगह रखा जाए। महाराज के हुक्म से ऐसा ही किया गया। तेज सिंह के कहे मुताबिक उन डाकुओं में से एक को उसी जगह छोड़ बाकी सभी को कैद खाने की तरफ रवाना किया। जाती दफा जालिम खां ने तेज सिंह की तरफ देख के कहा,
उस्ताद, तुम बड़े चालाक हो, इसमें कोई शक नहीं। चेहरे से आदमी के दिल का हाल खूब पहचानते हो। अच्छे डरपोक को चुन के रख लिया, अब तुम्हारा काम निकल जाएगा। तेज सिंह ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पहले इसकी दुर्दशा कर ली जाए, फिर तुम लोग भी एक एक करके इसी जगह लाए जाओगे। जालिम खां और उसके 3 साथी तो कैद खाने की तरफ भेज दिए गए, एक उसी जगह रह गया। हकीकत में वो बहुत डरपोक था। अपने को उसी जगह रहते और साथियों को दूसरी जगह जाते देख घबरा उठा। उसके चेहरे से उस वक्त और भी बदहवासी बरसने लगी जब तेज सिंह ने एक चौबदार को हुक्म दिया, अंगीठी में कोयला भरकर और 2-3 लोहे की सीखें जल्दी ले आओ, जिनके पीछे लकड़ी की मोट लगी हो। दरबार में जितने थे सब हैरान थे कि तेज सिंह ने लोहे की सलाख और अंगीठी क्यों मंगाई, और उस डाकू की तो जो कुछ हालत थी लिखना ही मुश्किल है। 4-5 लोहे के सिंखचे और कोयले से भरी हुई अंगीठी लाई गई। तेज सिंह ने एक आदमी से कहा, आग सुलगाओ और इन लोहे की सीखों को उनमें गर्म करो। अब उस डाकू से ना रहा गया। उसने डरते हुए पूछा, क्यों तेज सिंह, इन सीखों को तपाकर क्या करोगे? इनको लाल करके तुम्हारी दोनों आंखों में, दोनों कानों में और एक सलाख मुंह खोलकर पेट के अंदर पहुंचाई जाएगी। डाकू, आप लोग तो रहमदिल कहलाते हैं, फिर इस तरह तकलीफ देकर किसी को मारना क्या आप लोगों की रहमदिली में बट्टा न लगाएगा? तेज सिंह, तुम लोगों को छोड़ना बड़े संग दिल का काम है। जब तक तुम जीते रहोगे हजारों की जान लोगे। इससे बेहतर है कि तुम्हारी छुट्टी कर दी जाए। जितनी तकलीफ देकर तुम लोगों की जान ली जाएगी, उतना ही डर तुम्हारे शैतान भाइयों को होगा। तो क्या अब किसी तरह हमारी जान नहीं बच सकती? सिर्फ एक तरह से बच सकती है। कैसे? अगर अपने साथियों का हाल ठीक ठीक से कह दो तो अभी छोड़ दिए जाओगे। जी, मैं ठीक ठीक हाल कह दूंगा। हम लोग कैसे जानेंगे कि तुम सच्चे हो? जी, मैं साबित कर दूंगा कि मैं सच्चा हूं। अच्छा कहो। सुनो, कहता हूं। इस वक्त दरबार में भीड़ लगी हुई थी। तेज सिंह ने आग की अंगीठी क्यों मंगाई? ये लोहे की सलाखें किस काम आएंगी? ये डाकू अपना ठीक ठीक हाल कहेगा या नहीं? ये है कौन? इत्यादि बातों को जानने के लिए सभी की तबीयत घबरा रही थी। सभी की निगाहें उस डाकू के ऊपर थी। जब उसने कहा कि मैं ठीक ठीक हाल कह दूंगा, तब और भी लोगों का ख्याल उसी की तरफ जम गया और बहुत से आदमी उस डाकू की तरफ कुछ आगे बढ़ाए। उस डाकू ने अपने साथियों का हाल कहने के लिए मुस्तैद होकर मुंह खोला ही था कि दरबारी भीड़ में से एक जवान आदमी म्यान से तलवार खींचकर उस डाकू की तरफ झपटा और इस जोर से एक हाथ तलवार का लगाया कि उस डाकू का सिर धड़ से अलग होकर दूर जा गिरा। तब उसी खून भरी तलवार को घुमाता और लोगों को जख्मी करता वो बाहर निकल गया। इस घबराहट में किसी ने भी उसे पकड़ने का हौसला न किया, मगर बद्रीनाथ कब रुकने वाले थे। साथ ही वो भी उसके पीछे दौड़े। बद्रीनाथ के जाने के बाद सैकड़ों आदमी उस तरफ दौड़े, लेकिन तेज सिंह ने उनका पीछा न किया। वे उठकर सीधे उस कैद खाने की तरफ दौड़ गए जिसमें जालिम खां वगैरह कैद किए गए थे। उनको इस बात का शक हुआ कि कहीं ऐसा न हो कि उन लोगों को किसी ने अय्यारी करके छुड़ा लिया हो, मगर नहीं, वो लोग उसी तरह कैद थे। तेज सिंह ने कुछ और पहरे का इंतजाम कर दिया और फिर तुरंत लौटकर दरबार में चले आए। पहले दरबार में जितनी भीड़ लगी हुई थी अब उससे चौथाई रह गई। कुछ तो अपनी मर्जी से बद्रीनाथ के साथ दौड़ गए, कितनों ने महाराज का इशारा पाकर उसका पीछा किया था। तेज सिंह के वापस आने पर महाराज ने पूछा, तुम कहां गए थे? तेज सिंह, मुझे ये फिक्र पड़ गई थी कि कहीं जालिम खां वगैरह छूट तो नहीं गए, इसलिए कैद खाने की तरफ दौड़ गया था, मगर वो लोग कैद खाने में ही पाए गए। देखें बद्रीनाथ कब तक लौटते हैं और क्या करके लौटते हैं। महाराज, बद्रीनाथ बहुत जल्द आएंगे क्योंकि वो दौड़ने में बहुत तेज हैं। आज महाराज जय सिंह मामूली वक्त से ज्यादा देर तक दरबार में बैठे रहे। तेज सिंह ने कहा भी, आज दरबार में महाराज को बहुत देर हुई, जिसका जवाब महाराज ने यह कहकर दिया कि जब तक बद्रीनाथ लौट कर नहीं आते या उनका कुछ हाल मालूम न हो जाए, हम इसी तरह बैठे रहेंगे।